अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली इसमें मैं डिस्कस ये करूँगा कि बेसिस कौन क्या होती हैं और प्राइमल बेसिस प्राइमल फिजिबल बेसिस कौन सी होती हैं और कोई बेसिस डुअल फिजिबल कब होगा, कुछ क्राइटेरिया वगैरह हैं तो ये डिस्कस करूँगा और इसके बाद फिर डुअल सिंप्लेक्स में डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले तो बेसिस क्या होती हैं? तो बेसिकली बेसिस क्या होता है? बेसिक सेट ऑफ वेक्टर्स होती है। वेक्टर्स की कुछ कलेक्शन होती है जो आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस होते हैं। तो हमारी जो ये केस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई हमें सिस्टम गिवन होगी तो बेसिस हमें उन्हीं से निकालनी पड़ेगी। और प्राइमल बेसिस कब होगी, कोई बेसिस प्राइमल कब होगा, कोई बेसिस प्राइमल फिजिबल कब होगी या फिर डुअल फिजिबल कब होगी, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो उनसे ड्राइव कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखने से अच्छा पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं और फार्मूले में जो टर्म यूज़ हो रहे हैं उसके बाद फिर उनकी वो बता देते हैं कि ये होते क्या है। अच्छा, बी इनवर्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। और एक दूसरी क्राइटेरिया है सी बी टी बी इनवर्स और एन माइनस सी एन टी। बेसिकली ये दो क्राइटेरियाज होती हैं। अगर ये क्राइटेरिया जब भी फुलफिल हो रहा हो तो वो बेसिस क्या होगा, प्राइमल फिजिबल होगा। और जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हो तो जो बेसिस होगी वो क्या होगी, डुअल फिजिबल। अच्छा, तो यहाँ पे ये एम क्या, अच्छा सबसे पहले तो बी बी क्या है, बी बेसिस है और इसके जो वेक्टर्स हैं इसके अंदर जो कॉलम्स हैं, कॉलम बेसिकली बेसिस के वेक्टर्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे। और ये मिलेंगे कहाँ से, वो हमें जो सिस्टम गिवन होगी, जो कंस्ट्रेंट गिवन होंगे उनसे हमें ये बी मिल जाएगी। तो ये भी मैं बताऊंगा कि ये चूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली वो वाले सारे कॉलम्स ले लेते हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। तो इसकी भी एग्जांपल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि बेसिस कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल है, अच्छा इसको मैं लिख लूँ, ये बेसिस एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स ऑफ बेसिस एलिमेंट जो आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट बी, स्मॉल बी जो लिखी हुई है, स्मॉल बी बेसिकली क्या है, स्मॉल बी जो कंस्टेंट होंगे उनकी जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होंगी कांस्टेंट, वो बेसिकली बी होंगी। तो इसको मैं राइट हैंड वैल्यू लिख रहा हूँ, तो कांस्टेंट जो इक्वलिटी होगी इनइक्वलिटी होगी जिसकी राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट होगी वो बेसिकली बी हैं। अच्छा, इसके बाद सी बी टी, सॉरी सी बी टी क्या है। अच्छा, तो हम जब बेसिस चूज कर रहे हैं तो दो मतलब जितने भी हम वेक्टर चूज कर रहे हैं तो उन वेक्टर्स के कोरिस्पॉन्डिंग कोई वेरिएबल होगा और उन वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो कोफिशिएंट होंगे बेसिकली वो वाले कोफिशिएंट सी बी टी बन जाएगी। सी बी टी वो वही वाली वेक्टर होगी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मतलब जो बेसिस हम ले रहे हैं, जो कॉलम्स हम ले रहे हैं, उन कॉलम्स का कोरिस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उन्हीं वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होगा वो बेसिकली सी बी टी हो जाएगी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट वेरिएबल ये बी इनवर्स बेसिकली ये जो बी हम निकाल रहे थे यहाँ पे इस बी का इनवर्स होता है।
तो ये बी इनवर्स यहाँ से निकल आती है, तो इसकी कोई वो डेफिनेशन और तो नहीं है। तो ये कैपिटल एन जो लिखा हुआ है, कैपिटल एन क्या होती है, कोई भी हमें कोई कंस्ट्रेंट सेट ऑफ कंस्ट्रेंट है या फिर इक्वलिटीज इक्वेशन दी हुई है, तो उनमें से कुछ हम चूज करेंगे अपने बेसिक बेसिस के लिए, और बेसिस के अलावा जो बाकी चूज नहीं कर रहे हैं, जो बच गए हैं, तो उन सारे वेक्टर्स का, उन सारे कॉलम्स का जो मैट्रिक्स बनेगा वो बेसिकली एन हो जाएगी। तो ये भी मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा तो बेहतर समझ में आ जाएगी। जैसे कोई डिस्क्रिप्शन तो बस यही है कि जब बेसिक चूज करें कोई भी एक, लेट्स सपोज 4 वेरिएबल्स और दो इक्वेशन के कंस्टेंट है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये दोनों कॉलम मैंने बेसिस चूज किए, तो नन बेसिस कौन सी होंगे, ये दोनों कॉलम, तो इन दोनों कॉलम का जो मैट्रिक्स बनेगा वो बेसिकली एन हो जाएगी। तो मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊँ तो बेहतर समझ में आ जाएगी। मैं डिफाइन कर दूँ कि यह होती है। अच्छा, इसके बाद सी एन टी, तो सी एन टी क्या होती है, बेसिकली कोफिशिएंट होती हैं, ये बिल्कुल सी बी टी की तरह है। इसमें अभी कोफिशिएंट होंगे, आप यहाँ पे बेसिक है तो यहाँ पे नॉन बेसिक, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से, वो सी एन टी हो जाएगी। तो ये क्राइटेरिया ये है कि जब भी ये कंप्यूट करोगे, तो ये कंप्यूट करने के बाद जो भी एंट्रीज होंगे इस वाले वेक्टर में वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 लगाए हुए हैं, नहीं है, सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो प्राइमल फिजिबल होगा वो बेसिस। और जब ये वैल्यू कंप्यूट कर लें और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो बेसिस क्या हो जाएगी, डुअल फिजिबल हो जाएगी। बेसिकली ये दो डेफिनेशन है, हम इन्हीं को यूज़ करके कोई भी बेसिस हो ये शो करेंगे वो प्राइमल फिजिबल है, डुअल फिजिबल है, या पे दोनों हैं, प्राइमल फिजिबल और डुअल फिजिबल, तो दोनों भी हो सकते हैं। तो चलो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली उसी लेक्चर का पार्ट है, लेक्चर नंबर 6 का, जो सर ने कुछ बेसिस सर ने लिखवाए थे, और कुछ ये शो किए थे कि फिजिबल, डुअल फिजिबल, प्राइमल फिजिबल या नहीं, और बाकी कुछ नहीं किए थे, कुछ रह गए थे, तो सर ने कहा वो खुद करने को। तो बाद में सर ने मुझे कहा था कि डिस्कस कर लो, तो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी बेसिस में फाइंड कर लूँगा, और फाइंड करने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि जो वो जो बेसिस हैं क्या वो प्राइमल फिजिबल हैं, डुअल फिजिबल हैं, या फिर दोनों प्राइमल और डुअल है। तो वही पहले वो एल पी लिख लेता हूँ। प्राइमल मेरे पास क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2 माइनस x4, सॉरी x3 प्लस x3 माइनस 2x4, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और इससे इसके जो कंस्टेंट है x1 प्लस x2 और प्लस x3 माइनस x4, ये इक्वल्स टू 3। अच्छा, जो नेक्स्ट कंस्टेंट है x1 प्लस 2x2 और माइनस x3, और उसके बाद प्लस x4 इक्वल्स टू 7। बेसिकली ये हमारे पास एल पी है, और यहाँ पे जो सारे वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 और x4 सारे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एल पी है। तो सबसे पहले तो इसके बेसिस फाइंड कर लेते हैं कि इसके बेसिस क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद उन सारे बेसिस को चेक करेंगे कि उनमें से प्राइमल कौन सी है, डुअल कौन सी है, डुअल फिजिबल कौन सी है, प्राइमल फिजिबल कौन सी है, और डुअल और प्राइमल दोनों फिजिबल कौन सी है। तो सबसे पहले तो इसके फाइंड करेंगे बेसिस। तो बेसिस कैसे फाइंड करेंगे, बेसिस के लिए कोफिशिएंट देखना पड़ेगा सारे वेरिएबल्स के। तो पहली वेरिएबल की कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर में कौन सी मिल रही है, अगर यहाँ से इसके कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर कौन सी है, 1 1 है, और दूसरी वेरिएबल से कोरिस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बन रही है 1 2 है, और तीसरे से 1 -1, और लास्ट वेरिएबल से -1 1। बेसिकली ये 4 वेक्टर्स हैं।
तो बेसिस हमें इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अच्छा एक बात याद है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ के एंट्रीज दो ही हैं, तो मतलब हम सिर्फ दो ही वेक्टर ले सकते हैं किसी एक बेसिस में। ये एक बेसिस बेसिस में दो ही वेक्टर ले सकते हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन में लिख लेता हूँ सारे यहाँ पे। तो एक तो ये हो सकती है 1 1 1 2। पहले मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, और कॉम्बिनेशन में से कुछ बेसिस होंगे कुछ नहीं होंगे। तो पहले वो बेसिस निकाल लेंगे, जो बेसिस वो कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे जो बेसिस नहीं बनेंगे। इसके बाद 1 1 1 2, और इसके बाद 1 1 -1 1। तो इसको मैंने तीनों के साथ 1 बाय 1 ले लिया। अब जो दूसरा ये वाला वेक्टर लेने का 1 बाय 1, तो 1 2 1 -1 1 2 -1 1। अभी एक ही रह गया, ये दोनों रह गए, ये दोनों साथ में नहीं लिखे। तो 1 -1 -1 1। ये चार टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे। अभी इनमें से जो बेसिस हैं वो निकाल लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। जो बेसिस नहीं है वो हम ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बेसिस कौन सी हैं? सॉरी, तो इनमें से बेसिस कौन सी होंगी? बेसिस बेसिकली वो होंगे, वो बेसिस होंगे जो जो वेक्टर्स क्या हों, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो ये दोनों वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बेसिस में आ जाएगा। इस तरह सारे इस तरह चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन बन रही है, यहाँ पे ये वाली वेक्टर और ये दोनों वेक्टर ये डिपेंडेंट है। दिस वेक्टर इज माइनस टाइम्स दिस वेक्टर। तो ये वाली तो नहीं आ सकती, ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं आ सकती। तो बाकी ये पांचों कॉम्बिनेशन आएंगे क्योंकि ये पांचों इंडिपेंडेंट हैं। तो जो ये पहला वेक्टर है 1 1, इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में लिखो, या 1 2, किसी भी स्केलर मल्टीपल में लिखो, या 1 2 नहीं आ सकता। इसी तरह ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर ये देखिए 1 1 है, तो इसको किसी भी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें -1 1 नहीं आ सकता। तो ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है। इस तरह ये पांचों वेक्टर, सॉरी पांचों जो कॉम्बिनेशन है बेसिस के, जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली बेसिस होंगे, क्योंकि इनमें से जो वेक्टर हैं इनके अंदर वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो पहला काम हमारा हो गया, हमने बेसिस निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा? हर एक बेसिस को चेक करना पड़ेगा कि हर एक बेसिस कौन सी है, प्राइमल फिजिबल है, डुअल फिजिबल है, या फिर बोथ प्राइमल एंड डुअल फिजिबल है। तो सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। पहला वेक्टर हमारे पास ये वाला ले लेते हैं 1 1 1 2। वो चेक कर लेते हैं कि ये प्राइमल फिजिबल है, डुअल फिजिबल है, या फिर प्राइमल और डुअल दोनों फिजिबल। तो इसके लिए हमें उस फार्मूले की ज़रूरत होगी जो मैंने ऊपर लिखी हुई थी सबसे पहले था कि बी इनवर्स बी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का इनको कंप्यूट करने के बाद जो वेक्टर आएगी अगर उसके सारे एंट्रीज पॉजिटिव हैं तो प्राइमल फिजिबल होगा। तो ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास क्या हो गई, बी हो गई। बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो बी इनवर्स कैसे फाइंड करते थे? 1 ओवर डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2, ये 2 आ रहा है, -1, तो ये 1 आ जाएगी। डिटर्मिनेंट 1 और 1 ही हो जाएगी, और इसका एडजॉइंट है और 2 1 -1 -1। सब चेक करते जाएंगे, अभी मिस्टेक ना हो जाए। तो ये बी इनवर्स हो गई। और यहाँ पे बी कौन सी है हमारे पास? कांस्टेंट वाली साइड थी, ये वाली 3 7 है। तो बी इनवर्स टाइम्स बी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगी, -1 टाइम्स 7 -7, तो ये क्या हो जाएगी -1, और -1 टाइम्स 3 -3, 1 टाइम्स 7, ये हो जाएगी 4। सो ये हो गई। अच्छा, इस वेक्टर के सारे एलिमेंट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं? सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो बेसिस है ये प्राइमल फिजिबल नहीं है। सही है। तो ये एक काम हमारा हो गया, हमने ये चेक कर लिया कि ये प्राइमल फिजिबल है या नहीं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या डुअल फिजिबल है या नहीं। तो इसके लिए मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो उसका जो फॉर्मूला था CBT, यहाँ पे बी इनवर्स, यहाँ पे कैपिटल N -CNT ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो डुअल फिजिबल होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो CBT फाइंड कर लेते हैं। CBT क्या है?
CBT क्या, मैंने क्या कहा था क्या होती है, ये कोफिशिएंट होती है बेसिक वेरिएबल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से। तो यहाँ पे मैं कौन सा ले रहा हूँ बेसिस, ये वाली ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो पहला वेक्टर है कौन से वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं, x1, ये x1 के। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट क्या है, ये 3 है। और इसी तरह मैं दूसरा जो वेक्टर ले रहा हूँ ये 1 2, ये दूसरा वेरिएबल है x2 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो इसका मतलब मेरा CBT क्या हो जाएगा, CBT मेरा हो जाएगा 3 4। सही है। तो इस तरह हम CBT निकालेंगे और इसके बाद यहीं से वो भी निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरी क्या निकालनी थी, बी इनवर्स तो हमने निकाल लिया है। और इसके बाद कैपिटल एन निकालनी है। तो कैपिटल एन क्या होगी, कैपिटल एन मैंने ये कहा था कि जो हमारी कंस्ट्रेंट है इससे जो बेसिक वेरिएबल हमने लिए थे उनको निकाल के जो बाकी रह जाएंगे। तो x1 x2 बेसिक वेरिएबल हमने लिए थे, बेसिस के वेक्टर्स उन्हीं से थे। तो नन बेसिस की वो कौन सी हो गई, एक x3 हो गई और x4 हो गई। तो इन दोनों के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनसे जो मैट्रिक्स बने वो कैपिटल एन हो जाएगी। तो 1 -1 -1 1, तो ये कैपिटल एन हो गया। और इसके बाद एक और चीज़ थी CNT। तो ये क्या होगी, ये बेसिकली जो नॉन बेसिक वेरिएबल थे x3 x4 उनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है वो उनका वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का -2 है। तो ये क्या हो जाएगी 1 1 और -2, ये वाली वो बन जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो CBT की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 3 4। और बी इनवर्स मैंने ऊपर निकाल लिया था, ये रही 2 -1 -1 1। और कैपिटल एन भी मैंने निकाल लिया था, वो मेरे पास आ रहा था 1 -1 1 आ रहा था। सही है। और उसके बाद जो स्मॉल CNT जो वो आ रही थी, वो आ रही थी 1 -2 आ रहा था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एसोसिएटिव होती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इनका जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, उनमें से ये माइनस कर दें। तो अच्छा, तो मल्टीप्लाई करनी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आएगा और 3 2 ज़ा 6 4 माइनस, ये -4 हो जाएगी -4। और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -1 -3 और यहाँ पे +4 टाइम्स 1 -1 -1 1 -1 2 1 -2 है। अच्छा, तो ये हो जाएगी 2 -1 1 -1 -1 1 -1 -2। तो अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स 1 या 2 हो जाएगा, -1 टाइम्स -1 या 1 हो जाएगा। तो इनको दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 टाइम्स ये -1 है, ये -2 हो जाएगी और ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी -3। कैलकुलेशन देखते जाएं आप लोग भी साथ साथ। और यहाँ पे माइनस करनी है 1 -2। तो इनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2, ये -3 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी। तो -3 + 2 ये हो जाएगी -1। एक मिनट, कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें। 3 टाइम्स 2 6 हो गई, -4 हो गई, तो ये 2 आ गया। सही है। 3 टाइम्स -1 -3 आ गया, 4 टाइम्स 1 ये 4 आ गई। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 आ गया, ये अच्छा ये प्लस हो जाएगी, +1 है और ये यहाँ पे है। सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी -1। तो यहाँ पे आ जाएगा
1, और 2 टाइम्स माइनस, ये -2 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगी। और इस तरह अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 0, दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे हो जाएगी 0, और ये -1 + 2 ये 1 हो जाएगी, तो 0 1 आ गया। अब इसकी एंट्रीज चेक कर लें, इसकी एंट्रीज क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है वो प्राइमल फिजिबल नहीं है, नॉट प्राइमल फिजिबल, लेकिन ये क्या है, डुअल फिजिबल है। तो पहले बेसिस को हमने चेक कर लिया कि प्राइमल फिजिबल है या फिर डुअल फिजिबल है, तो पहला बेसिस हमने चेक कर लिया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आपको ऑप्टिमल बेसिस फाइंड करनी होगी। तो ऑप्टिमल बेसिस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वो कौन सी बेसिस होती है, वो वाली बेसिस जो प्राइमल फिजिबल भी हो और डुअल फिजिबल भी हो, तो वो वाली बेसिस जो होगी वो ऑप्टिमल फिजिबल बेसिस होगी। तो ये हमने चेक कर लिया कि प्राइमल बेसिस डुअल फिजिबल तो था, लेकिन प्राइमल फिजिबल नहीं था। इस तरह दूसरा चेक कर लेंगे, क्योंकि जो ऑप्टिमल बेसिस होती है, ऑप्टिमल फिजिबल बेसिस जो होती है, वो बेसिकली उससे हम डायरेक्टली सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपने पूरे एलपी का। अच्छा, तो जो दूसरा हमारा बेसिस था, दूसरा बेसिस हम ये ले रहे हैं 1 1 1 2, तो इसको चेक करेंगे अभी। तो 1 1 1 2, तो सबसे पहले प्राइमल की कंडीशन चेक करेंगे, प्राइमल विजिबल है नहीं, तो इसके लिए बी इनवर्स बी कैलकुलेट करनी होगी हमें, क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स 1 ये हो जाएगी 2 - 1 1 आ जाएगा। एक मिनट, अच्छा ये तो अभी हमने कर ली ना, ये तो हमें नहीं करनी, ये तो हमने यहाँ पे पार्ट 1 में की थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेम ही लिखे हुए, तो सेम नहीं है, सॉरी मिस्टेक है। दूसरी जो बन रही है, दूसरी मेरी क्या बनेगी, दूसरी दोबारा देख लेते हैं। 1 1 2 बन गई, यहाँ पे 1 - 1 1 - 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो कि सही है। और इसके बाद अच्छा सॉरी, ये वाली होगी, क्या एलिमेंट क्या होंगे, 1 यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे -1 हो जाएगी। तो इसको चेक करनी है, 1 1 1 -1, ये चेक करनी है। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर, डिटर्मिनेंट, क्योंकि सारे के डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएंगे, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट हैं, और डिपेंडेंट है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो आप वहाँ पे जो मैंने वो वाली बता दी कि एक दूसरे का मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो आप इसके डिटरमिनेंट को भी चेक करते हैं, जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो वो बेसिस होंगे, जिसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है वो बेसिस नहीं होंगे। तो अच्छा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये -1 माइनस -1, तो ये हो जाएगी -2, तो इसका डिटरमिनेंट -2 है। तो इसका जो इन्वर्स होगा ये बी है, तो जो बी इन्वर्स मेरा होगा वो हो जाएगा -1/2 टाइम्स एडजॉइंट। एडजॉइंट इसका क्या होगा, -1, ये 1 आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी इनकी। अच्छा, तो इसको बाजी सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगी, और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -1/2, तो ये बी इनवर्स हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करनी है बी के साथ, जो कि 3 7 थी।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख लेता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 5 2। तो यहाँ पे 5 2 ये दोनों जो बी इनवर्स बी, इसका जो एलिमेंट है सारे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये जो बी है, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको B1 का नाम दे देते हैं, इसको B2 का नाम दे देते हैं। तो ये जो B2 है, B2 क्या है, प्राइमल फिजिबल, फिजिबल है। अच्छा डुअल फिजिबल चेक करेंगे अभी। तो डुअल फिजिबल का जो फॉर्मूला था, CBT बी इनवर्स कैपिटल N माइनस C कैपिटल NT इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो CBT क्या है, CBT ओरिजिनल से चेक करेंगे। अच्छा CBT, अच्छा मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे दूसरे CBT लिख लूँगा, दूसरे। अच्छा तो अब हमने कौन सा बेसिस लिया हुआ है, ये वाली ली हुई है। तो यहाँ पे पहला जो वेक्टर है वो x1 के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये रहे x1, और दूसरा x3 के हैं। तो इसका मतलब मेरे जो बेसिक वेक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पे x1 और x3 हैं। तो CBT कोफिशिएंट होते हैं बेसिक वेरिएबल्स के और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो यहाँ पे 3 है x1 का कोफिशिएंट, और x3 का कोफिशिएंट ये 1 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 1 हो गई। और कैपिटल N कौन सी होगी, तो ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है इनके अलावा जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x2 के कोफिशिएंट और x4 के कोफिशिएंट। तो ये 1 2 1 -1, और C कैपिटल NT इसके क्या होंगे, तो ये 3 और 1 यहाँ पे आ गए, और 4 और -2। तो ये वैल्यू सिंपली पुट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा तो CBT की वैल्यू थी 3 1, और B इनवर्स हमने ऊपर निकाल ली थी। तो B इनवर्स 1/2, 1/2, ये 1/2 हो गई, और यहाँ पे -1/2। और इसके बाद यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स होती है फार्मूले से, कैपिटल N होती है। तो यहाँ पे कैपिटल N हमने ऊपर निकाल ली थी, जो कि आ रही थी 1 -2, और यहाँ पे 2 1। तो ये आप कंफर्म करते हो, 1 2 -2 1 कंफर्म कर लें। एक मिनट, कोफिशिएंट होगी एन बेसिक की, तो यहाँ 1 2, और यहाँ पे -1 1। अच्छा मैंने यहाँ पे ये मैंने गलत लिखी हुई, -1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। और 1 2 -1 1। 1 2 -1 1। अच्छा और इसके बाद माइनस C कैपिटल NT। तो C कैपिटल NT आ रहा था मेरे पास 4 -2। अच्छा अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिंप्लीफाई नहीं की हुई थी, तो यहीं पे कर लेते हैं। 3 टाइम्स 1/2 1 टाइम्स 1/2, ये 3/2 प्लस 1/2 1/2, 4/2 बन रही है, बेसिकली 2 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2। और 3 टाइम्स 1/2, 1 टाइम्स -1/2, ये हो जाएगी 1/2।
ये 3/2 माइनस 1/2 1/2 हो गया। एक मिनट, 2 माइनस 1/2 नहीं होगी, बल्कि 1 हो जाएगी। ये 1 हो गए। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 माइनस 1 1 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ रहा है 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगी, 1 टाइम्स 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस 2 1, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगी। अब इसमें से माइनस करोगे 4 और माइनस 2 ये, तो ये क्या आ रही है 4 माइनस 4 और ये 0 कॉमन यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगी 1। तो ये इसके सारे एंट्रीज क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या होगा, डुअल फेजिबल होगा। अच्छा, जो मैं आपको मेथड बताना चाह रहा हूँ इसमें शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे, तो आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि कंसेप्ट में आपको आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि या ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी तो डुअल फिजिबल होगी जब ये वाली फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और जो दूसरी फॉर्मूला यूज़ करेंगे इससे जो सारी वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव आ रही होंगी तो प्राइमल फिजिबल होगा। अच्छा, इस केस में जो मैंने अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की है तो यहाँ पे ये प्राइमल फिजिबल भी आ रहा है और डुअल फिजिबल भी आ रहा है। तो प्राइमल फिजिबल भी आ रहा है और डुअल फिजिबल आ रहा है, इसका मतलब ये जो बेसिस है ये क्या होगी, ऑप्टिमल ऑप्टिमल बेसिस होगी, ऑप्टिमल फिजिबल बेसिस होगी। तो इसी तरह हमने B2 चेक कर ली। अब इसका B3 चेक कर लेते हैं। अच्छा, B3 आप लोग B3 और B4 को इसी तरह चेक कर लें। इसी तरह इसका लास्ट वाला चेक कर लेता हूँ। मतलब प्रोसीजर तो आप लोगों को आ गया कि ये CN BN N CN ये कैपिटल ये क्या होती है, ये आप लोगों को बता दिया। अभी मेरे ख्याल में आप लोग कर सकते हैं। एक लास्ट कर लूँगा मैं, ये वाला कर लूँगा 1 2 माइनस 1 1। 1 2 माइनस 1 1। अच्छा, तो सबसे पहले हमें चेक करनी पड़ेगी कि B इनवर्स B क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो B इनवर्स क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 + 2 3। अच्छा, 1 और 3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एडजॉइंट इसका क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ पे ये 1 हो जाएगी और यहाँ पे -2 हो जाएगी। अच्छा, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से 1 से। अच्छा, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है 10/3 आ रही है और यहाँ पे 1/3 आ रही है। तो ये इसके सारे जो एंट्रीज हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ये सारे एंट्रीज पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो इसका मतलब ये बेसिस क्या है, प्राइमल फिजिबल है। और इस तरह डुअल फिजिबल के लिए जो कंडीशन होती है वो चेक करेंगे। CBT B इनवर्स कैपिटल N माइनस CNT क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अच्छा, इसके लिए CBT क्या है, तो मैं लिख लेता हूँ ये डायरेक्टली, इक्वेशन मेरे पास है। तो
CBT है, CBT, और यहाँ पे B इनवर्स, यहाँ पे, अच्छा सॉरी सर, तो इक्वेशन ही लिखना। CBT की जो वैल्यू आ रही है 4 - 2 है, और जो B इनवर्स है ये 1 - 1, अच्छा माइनस यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ पे 1, और -2, और यहाँ पे भी 1 है। अच्छा यहाँ पे /3, मैंने /3 नहीं डाली, /3 सही है। अच्छा इसके बाद कैपिटल N 1 1 1 -1, और -3 1, ये C कैपिटल NT है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तो बेसिकली ये कैलकुलेट हुई थी लेक्चर में, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 1/3 और 1 आ रही है, तो ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डुअल फिजिबल हो गया। डुअल फिजिबल हो गया। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बेसिस मैंने लिखी हुई थी ऊपर 1 2 -1 1, ये क्या है, ये ये ऑप्टिमल बेसिस है, ऑप्टिमल बेसिस है क्योंकि ये प्राइमल फिजिबल भी है और डुअल फिजिबल भी है, तो वो बेसिस जो प्राइमल फिजिबल भी हों और डुअल फिजिबल भी हों तो वो ऑप्टिमल बेसिस होती है। और इनकी एक खास बात ये है कि जब भी आपने ऑप्टिमल बेसिस फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे मेरे पास जो, अच्छा ये ऑप्टिमल बेसिस जब भी होगा, तो यहाँ पे ये जो बी इनवर्स बी वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 10 3 1/3, तो ये वाली जो वेक्टर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल है, और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ नीचे। जब प्राइमल की सोल्यूशन अगर ये होगी ना, तो प्राइमल की सोल्यूशन क्या हो जाएगी, x स्टार इक्वल्स टू बी इनवर्स बी, जो कि इस केस में आ रही है 10/3 था मेरे ख्याल में, 10/3 और 1/3। अच्छा और डुअल की जो ऑप्टिमल पॉइंट है, ऑप्टिमल जो पॉइंट है वो कौन सी होगी, अच्छा उसका भी फॉर्मूला है, एक मिनट, उसका भी हम उसका फॉर्मूला है CBT और B इनवर्स, बेसिकली ये इसका फॉर्मूला है। तो CBT हमने निकाल ली थी ऊपर, CBT 4 - 2, 4 - 2, और B इनवर्स जो कि थी 1/3 1/3 -2/3 1/3, कंफर्म कर लेते हैं, सही है। अब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली डुअल की सोल्यूशन होगी, तो आप इसको खुद चाहे कैलकुलेट कर लें। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 टाइम्स 1/3 -2 टाइम्स माइनस टाइम्स ये हो जाएगी 4 4 + 4 8/3, अच्छा कॉमन ही होगी, बेसिकली यहाँ पे टी होती है ताकि विक्टर बने। अच्छा और यहाँ पे -2 टाइम्स 1/3, सॉरी 4 टाइम्स 1/3 -2 टाइम 1/3 हो जाएगी 2/3, तो बेसिकली ये डुअल के सोल्यूशन हो गए। तो ऑप्टिमल बेसिस का एक फ़ायदा है कि ऑप्टिमल बेसिस जब भी मिल गया, तो वहाँ पे हमें प्राइमल और डुअल दोनों के ऑप्टिमल सोल्यूशन साथ ही मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगी, ये हो गई बेसिस जो कि कुछ प्राइमल थे, प्राइमल फिजिबल थे, कुछ डुअल फिजिबल थे, और कुछ प्राइमल और डुअल फिजिबल दोनों आ रहे थे। तो ये हो गई बेसिस वाली। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, तो वो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। उसका एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ। डुअल सिंप्लेक्स बिल्कुल सिमिलर है सिंप्लेक्स जो हम पहले करके आ रहे हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो उसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि सॉल्व कैसे करेंगे। सर लेक्चर 6 में सिर्फ बेसिस थी लेक्चर 6 में मेरे ख्याल में यहाँ बेसिस ही थी। लेक्चर 7 में और लेक्चर 6 के एंड में डुअल सिंप्लेक्स था, थोड़ा एक्सप्लेन की हुई थी। बाकी डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये फिर लेक्चर 7 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और फिर पूरे लेक्चर 7 में डुअल सिंप्लेक्स है। फिर हाँ, उसमें डुअल सिंप्लेक्स ही है। ओके। तो डुअल सिंप्लेक्स का एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, इसके बाद फिर बस यही टॉपिक है। लेक्चर 6-7 से तो यही सर ने कवर कराई थी मेरे ख्याल। तो प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम है मेरे पास, मैक्सिमाइज करनी है -15x1 -10x2 और यहाँ पे 3x1। अच्छा ये कांस्टेंट है, सब्जेक्ट टू 3x1 + 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 3x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और यहाँ पे जो x1 और x2 हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसकी हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन जो मेथड यूज़ करनी है वो हमें डुअल सिंप्लेक्स यूज़ करनी है। तो पहले इस टाइप की प्रॉब्लम हम करके आ रहे थे, इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते थे, और जो फेज टू मेरे ख्याल फेज 2 का क्वेश्चन ये सिंप्लेक्स से सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो इसी को डुअल सिंप्लेक्स से अभी करेंगे, इसी प्रॉब्लम को। तो इसके लिए सबसे जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने की जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटीज हैं वो सारे क्या होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें लेस देन आर इक्वल टू करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमा ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये 15x1 -10x2 और और यहाँ पे -3x1 -5x2 लेस देन और इक्वल टू -5। मैंने क्या किया, पूरे इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे लेस देन मिल जाए। और इसी तरह अच्छा यहाँ पे मैंने एक की थी, ये 5 है। तो यहाँ पे -5x1 यहाँ पे -5x1 और -3x2 लेस देन और इक्वल टू -3। अच्छा, और यहाँ पे वो जो वेरिएबल है इक्वल टू 0। तो ये आ गए। अब इसको टेबल में इनपुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल बिल्कुल उसी की तरह बनेगा जो हम सिंप्लेक्स में करते थे। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे, x1 है, x2 है। अच्छा मैंने एक मिस कर दी। अच्छा, ये स्टेप करने के बाद स्लैक वेरिएबल इसमें ऐड कर लेते। तो यहाँ पे -3x1 -5x2 + s1 इक्वल्स टू -5 और -5x1 -3x2 + s2 इक्वल्स टू -3। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया s1, ये आ गया s2 और यहाँ पे राइट एंड वैल्यू, और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। बेसिक वेरिएबल इस केस में हमारे पास क्या है, s1 s2 है। बिल्कुल ये टेबल बिल्कुल उसी की तरह फॉर्मुलेट होगा, बस इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे डुअल सिंप्लेक्स में। यहाँ पे जी मैंने लिख ली। अच्छा, सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो x1 का कोफिशिएंट पहले उसमें -3 है और यहाँ पे -5 है। यहाँ पे s1 1 है, ये 0 है और यहाँ पे -5 है। और s2 दूसरी कंस्टेंट में यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -3 है, ये 0